सर मैंने जो किया वो सही है ना? Any other person? Okay. अगर नहीं है तो let's start. क्योंकि आज हमें क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से जो हमारी दोनों क्लासेस हैं, और जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि अगले हम 3-4 मेरे ख्याल क्लासेस तक हमें जो हाइड्रोजन एटम को जो है एक काफ़ी करीब से हमें देखना है। तो पिछली दफ़ा भी हमने ये शुरू किया था, लेकिन फिर वो क्योंकि वो एक ही क्लास थी तो उसमें हम ज़्यादा नहीं कर पाए थे। तो देखिए, आप चाहें तो हाइड्रोजन एटम जो इसके अंदर जेटली में दिया हुआ है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और उसके अलावा जो इसके अंदर ग्रिफिथ में दिया हुआ है वो भी आप कर सकते हैं। एक ही बात है। तो हो सकता है आपको कुछ कैलकुलेशंस ग्रिफिथ में जो दी हुई हैं वो ज़्यादा अच्छी लगें, और कुछ लोगों को जो जेटली में दी हुई हैं वो उनको अच्छी लगें, बट इट डजंट मैटर। कैलकुलेशन में ज़रा सा फ़र्क है, कुछ अज्यूम करने का फ़र्क है कैलकुलेशन में कि आपने इतनी आसानी के लिए किस ऑथर ने क्या चीज़ अज्यूम की है और उससे कैलकुलेशन आसान हो गई है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस किताब को फॉलो करना चाहें। लेकिन बहरहाल आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्लियरली? आ रही सर। हाँ, जी सर आ रही। यस सर आ रहे। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी क्लियरली? क्योंकि आपने तो कुछ बोला तो वो मुझे सुनाई नहीं दिया। जी सर, क्लियर आ रही आवाज है। आ क्या रही। कहा? आवाज। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर आवाज आ रही है। अच्छा, गुड, ठीक है। ऑलराइट, सो आप ये देखिए कि यहाँ पर इसने, आप देखें कि इसने जो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी है वो दो चीज़ों के लिहाज से लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल, P स्टैंड फॉर द प्रोटॉन एंड E स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमें मालूम है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर बेसिकली क्या है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बेसिकली हमारे पास क्या है, हमें प्रोटॉन है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके गिर्द जो मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो तरीका है जो इसने जेटली ने फॉलो किया, ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हमें डिटेल्ड है। तो ये इसमें कर क्या रहा है कि देखिए ये कर रहा है कि ये एक 3 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम ले रहा है। मैं अभी अपने आसानी के लिए सिर्फ 2 डायमेंशनल ले रहा हूँ। तो प्रोटॉन की लोकेशन को नोट करने के लिए एक पोजीशन वेक्टर ये है, आप चाहें तो उसको आर कह दें, और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को नोट करने के लिए एक पोजीशन वेक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आर ई है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर ई आर पी आपको जो है दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये महज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन है किसी रेफरेंस फ्रेम में उसको लोकेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन हम आगे चल के देखेंगे कि ये पोजीशन वेक्टर अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन ये इतने अच्छे वेरिएबल्स नहीं हैं, क्योंकि आगे जाके हम कोशिश करेंगे अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें। अच्छा, उसके अलावा प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम आर कह रहे हैं, जो कि रिलेटिव डिस्टेंस है। और उसको मालूम करना इसलिए ज़रूरी है कि हम देखेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बुनियादी तौर पर डिपेंड कर रही होती है जो दो पार्टिकल्स हैं या दो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके रिलेटिव डिस्टेंस से। इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रोटॉन यहाँ पर मौजूद है या फिर ये पूरा सिस्टम यहाँ मौजूद है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आर पी या आर ई कितना बड़ा है। जो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि जो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस आर, वो कितना बड़ा है, ठीक है। तो हम चाहे हाइड्रोजन एटम को उठा के यहाँ यहीं पर रहने दें या फिर यहाँ ले जाएं या फिर यहाँ ले जाएं, इट डजंट मैटर, जब तक कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान का डिस्टेंस सेम रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये आपने माइक बंद करें। किसी ने माइक खुला हुआ है, प्लीज माइक बंद करें। ओके, अच्छा, अब नीचे उसने क्या किया है,
और ये मैं थोड़ा तेज से थोड़ा लिया ये। अच्छा, अब नीचे उसने जो जो हमारे पास प्रोटॉन के लिहाज से डेल ऑपरेटर है वो उसने डिफाइन कर दिया, और जो इलेक्ट्रॉन के लिहाज से डेल ऑपरेटर है वो डिफाइन कर दिया। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इन दोनों के दरमियान के जो रिलेटिव डिस्टेंस है आर ई माइनस आर पी, वो उसने आर के तौर पर जाहिर किया, जो कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में आ रहा है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से वो आर है। तो देखिए यही वजह है कि यहाँ पर हमारे पास आर ई और आर पी इन्वॉल्व है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हमारे पास आर इन्वॉल्व है। तो ये एक ही इक्वेशन के अंदर तीन आई मीन स्पेस के डिफरेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल ज़्यादा मीनिंगफुल है हमारे लिए। ठीक है, और हमें ये बात भी मालूम है, आप लोगों ने अगर स्टेशनरी स्टेट्स वगैरह क्वांटम मैकेनिक्स में निकाली हों, और जिससे पहले भी हम देख चुके हैं कि जो उसका हम ये जो हमारे पास वेव फंक्शन लिखा हुआ है, इसको हम बेसिकली दो हिस्सों में करके लिख सकते हैं। एक प्योरली स्पेस डिपेंडेंट पार्ट होता है और एक प्योरली टाइम डिपेंडेंट पार्ट होता है। ठीक है, और जो स्पेस डिपेंडेंट पार्ट होगा वो बुनियादी तौर पर जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी टर्म्स होती हैं वो वहाँ आ जाता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो हमें मालूम है कि फॉर्म में लिखी जाएंगी। तो बेसिकली इसने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह यहाँ पे जो लिखी हुई थी, इसमें ये वाला पार्ट वगैरह भी था, तो उसने वेरिएबल सेवरेबल फॉर्म लगा के जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट अलग कर लिया और जो स्पेस डिपेंडेंट पार्ट है वो अलग कर लिया। तो अभी हमारे पास प्योरली ये इक्वेशन जो 6.115 है ये प्योरली स्पेस डिपेंडेंट है। इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेस के हैं। ठीक है, और इसमें टाइम टाइम डिपेंडेंस अभी कोई नहीं है। तो ये स्टेशनरी स्टेट्स हैं। अच्छा, उसके अलावा अब चूंकि आप ये बात जानते हैं, अभी हमने आर पी और आर ई को हमें डिफाइन कर दिया था। ठीक है ना, आपने 8th चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि जो जब भी हमारे पास टू बॉडी प्रॉब्लम से हमारा वास्ता पड़ता है, अब हमारे केस में यहाँ पे प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है वो टू बॉडीज हैं, और वो टू बॉडी प्रॉब्लम को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम हमेशा ऐसे सूरत हाल में क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ मैस फ्रेम को देखने की कोशिश करते हैं, और उसको लोकेट करने के लिए जो सेंटर ऑफ मैस कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो उसको डिफाइन करने का फार्मूला जैसे हमने 8th चैप्टर में क्लासिकल मैकेनिक्स में देखा था, वो बेसिकली आर था। आर के ज़रिए से जो कैपिटल आर है वो सेंटर ऑफ मैस की लोकेशन को जाहिर करता है। और अगेन आर ये जो है वो आर ई माइनस आर की है, जो कि इनका रिलेटिव जो है वो कॉमन डिस्टेंस है। तो अगेन अगर हम इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सेंटर ऑफ मैस फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें अगर हम डेल ऑपरेटर को लिखते हैं तो आपको पता है कि सिंपल इसकी फॉर्म में लिखा जाएगा। और इसी तरह आप अगर रिलेटिव कोऑर्डिनेट जो हैं स्मॉल आर उसमें लिखते हैं तो आप उसको स्टाइल लिख सकते हैं। जो चीज़ थोड़ी सी आपको करनी चाहिए एज एन स्मॉल एक्सरसाइज, वो ये कि ये जो हमारे पास जो हम अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे इलेक्ट्रॉन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं और जो प्रोटॉन के कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको उनके उनके जो आई मीन 1/m e डेल स्क्वायर प्लस 1/m p डेल पी स्क्वायर को आप इन टर्म्स ऑफ जो सेंटर ऑफ मैस कोऑर्डिनेट हैं यानी कि डेल स्क्वायर कैपिटल आर प्लस ये डेल स्क्वायर स्मॉल आर, इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें आप जानते हैं कि जो कैपिटल एम है ये बेसिकली सम है एम ई प्लस एम पी का, और म्यू जो है वो बेसिकली जो है रिड्यूस मैस है। ठीक है, ये एक अच्छी आई मीन एक्सरसाइज है कि अगेन ये चेंज ऑफ वेरिएबल्स हैं कि ये दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट से आप जो है वो एक और आई मीन चेंज ऑफ वेरिएबल आपने किया है। तो आप अपनी जो इक्वेशंस जो आपने इससे पहले देखी थी जो कि इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन का जो फासला है उसके टर्म में लिखी गई थी, और जो इलेक्ट्रॉन का जो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो फासला है उसके टर्म में लिखी गई थी, तो उसको आपने बेसिकली चेंज कर लिया सेंटर ऑफ मैस फ्रेम
प्लस जो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन के दरमियान का जो रिलेटिव डिस्टेंस है उन कोऑर्डिनेट्स में। तो ये कोऑर्डिनेट जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि होगा ये कि ये आर कैपिटल आर कोऑर्डिनेट में लिखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जो है वो टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में आप लिख सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आर जो होगा वो दो जो प्रोटॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान का जो रिलेटिव डिस्टेंस है उसकी टर्म में ये इक्वेशन लिखी जाएगी। और फिर हम आगे चल के देखेंगे कि चूंकि प्रोटॉन का जो मोशन है वो हाइड्रोजन एटम में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। जो प्रोटॉन में हम मोशन कंसिडर करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका स्पिन है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे, जो कि हाइपरफाइन जो इंट्रैक्शन हैं उसमें काम आता है। लेकिन मोस्टली जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है या जो मोस्टली मोशन है हाइड्रोजन एटम में वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन से आ रहा है। उसकी वजह बहुत सिंपल है और वो ये कि क्योंकि उसका मास कम है, राइट, तो उसके पास जो आई मीन मतलब वो आप ये समझिए कि हमें काइनेटिक एनर्जी शेयर करने के लिए उसको ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करना पड़ेगा बनिस्बत प्रोटॉन की, क्योंकि प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़रा सा भी हिलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी होगी। यही वजह है कि आप देखिए कि इसमें साई ई, ये ई जो है वो अगेन जाहिर कर रहा है कि ये स्टेशनरी स्टेट्स हैं और कोई चीज़ नहीं है। और उसको उसने आई मीन दो वेव फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म पे लिखा है फाई आर, यानी कि ये वो वेव फंक्शन हो सकते हैं, ये वो सोल्यूशन है जो कि आई मीन सेंटर ऑफ मास फ्रेम के लिए लिखे गए हैं। और ये रिलेटिव फ्रेम जो रिलेटिव आई मीन डिस्टेंस है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। तो अगेन जो स्टैंडर्ड तरीका है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इस्तेमाल करने करके उसको उठा के आप जो है वो आप यहाँ पे रखें और कुछ डिवाइड वगैरह करके और उसको कॉमन कांस्टेंट के बराबर लेने, जो कि अभी हमारे केस में सिंपली ई है, यानी टोटल एनर्जी है, के फॉर्म में लिखें तो ये दो सेपरेट इक्वेशन आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। ये प्योरली जो फर्स्ट फॉर्म है ये प्योरली जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है उनके कोऑर्डिनेट में लिखी हुई है, और ये जो हमारे पास रिलेटिव आई मीन कोऑर्डिनेट है आर उसकी फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये दो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस बन गई हैं और जो कि कांस्टेंट ई के बराबर है, ठीक है। तो सो अगेन इनसे हम दो जो है चूँकि दो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं तो हम इनके दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हम जो है वो इससे बना सकते हैं। लेकिन ये याद रहे जो टोटल एनर्जी है टोटल एनर्जी जो है वो बहरहाल ई आर प्लस ई कैपिटल आर प्लस ई आर, यानी कि वो एनर्जी जो कि सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट में है, और ई आर वो एनर्जी है जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स की टर्म में लिखी गई है। एक श्रोडिंगर टाइप की इक्वेशन आपको यहाँ पे दिख रही है, राइट, ओवर हियर। अच्छा, आप इसमें देख सकते हैं कि पहले वाली इक्वेशन में कोई पोटेंशियल एनर्जी टर्म नहीं है, क्योंकि उसकी वजह बहुत सिंपल है कि ये तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास फ्रेम है ना, तो जबकि पोटेंशियल एनर्जी तो रिलेटिव डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। तो इसलिए पहली इक्वेशन यानी 6.123 में कोई पोटेंशियल एनर्जी टर्म नहीं है, लेकिन सेकंड टर्म में है, क्योंकि जो वहाँ पर रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें लाजमी तौर पे क्योंकि प्रोटॉन और जो आई मीन इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान के जो डिस्टेंस है रिलेटिव डिस्टेंस वो इम्पोर्टेंट है, उसी से पोटेंशियल एनर्जी बन रही है। तो ये टर्म आपको यहाँ मिलेगी, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये रिमाइंड कराने के लिए कि ई आर क्या चीज़ है, ई आर जो बेसिकली एनर्जी है एसोसिएटेड विद द सेंटर ऑफ मास फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, और ई स्मॉल आर इज द एनर्जी रिलेटेड टू द रिलेटिव जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो उनसे रिलेटेड है, तो इसलिए हमने याद रखने के लिए स्मॉल आर कर दिया। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज बेसिकली ई कैपिटल आर और प्लस ई स्मॉल आर हैं, जो कि बराबर हैं टोटल एनर्जी के। अब चूंकि ये जो हमारे पास 6.123 है ये तो सिंपल सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है,
इसको तो आप बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं और ये इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। ये जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर आपके पास -3/2 का आ रहा है, उसकी वजह आप जानते हैं क्योंकि ये 3 डायमेंशन है। नॉर्मली आपके पास ये सोल्यूशन जो आता है वो 1/√2 से आता है, ठीक है, यानी कि √2 पाई। तो ये 1 डायमेंशन के लिए होता है, लेकिन जो कि हमारे पास 3 डायमेंशन है तो यहाँ पे 3 आ गया है, तो ये 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसकी जो एनर्जी है ई कैपिटल आर की, वो प्योर काइनेटिक एनर्जी है, तो इसलिए एच का स्क्वायर K²/2m है, इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी कम नहीं है, ठीक है। क्या हो रहा है भाई? ये इसको अपने माइक्स को बंद करें भाई, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई सवाल कोई आप मुझसे पूछना चाहें? सर ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट वाला काइंडली रिपीट कर दीजिए। ये तो बहुत सिंपल चीज़ है यार। देखो बात ये है कि जब भी तुम इस तरह की इक्वेशंस कहेंगे, मतलब इस तरह की इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हो तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी टर्म नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसका फर्स्ट करो कि 1 डायमेंशनल फॉर्म ले लो उसकी, दैट इज व्हाट आई से, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट h²/2m, और क्योंकि मैं इसको सिर्फ 1 डायमेंशन ले रहा हूँ तो मैं इसको एग्जैक्टली dx², ठीक है, और पाई r फंक्शन ऑफ r इज इक्वल्स टू er पाई r, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इस इक्वेशन को लो और उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो उसके सोल्यूशन, क्योंकि ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये एक तरह की प्लेन वेव इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो जिसके सोल्यूशन भी तुम देखो कि ये प्लेन वेव इक्वेशन के तो सोल्यूशन आए हुए हैं e⁻ik.r, ठीक है। और ऐसे उसमें ऐसे सिचुएशन में जब हम उसको नॉर्मलाइज करते हैं, क्योंकि जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो वो a टाइम्स दिस आएगा ना, a इज सम कांस्टेंट e⁻ik.r, क्योंकि देखो ए आना इसलिए ज़रूरी है, अगेन जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि डायमेंशनल एनालिसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ए टाइम्स e⁻ik.r, ठीक है। इस वजह से क्योंकि ई की पावर में जो भी कुछ है वो तो आपको पता है कि डायमेंशन लेस चीज़ होती है, तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल डायमेंशन लेस है। तो जो कुछ भी डायमेंशन होंगे फाई के, वो हमारे पास यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो वो जो फाई के डायमेंशन है वो बेसिकली यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये इसको हम इसको यहाँ से ये एक और चीज़ ये देख सकते हैं कि पाई खुद एक तरह से डायमेंशन लेस चीज़ है, क्योंकि जो ये पूरी जो टर्म लिखी हुई है ये एक डायमेंशन लेस चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि ई की पावर एक डायमेंशन लेस चीज़ है। और जो हमारे पास ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आया वो भी एक जो डायमेंशन लेस चीज़ आ गई, क्योंकि वो सिंपली 2 पाई के बराबर होता है, यानी कि 1/√2 पाई होता है। तो ये इस सिचुएशन के अंदर आप जब उसको नॉर्मलाइज करते हैं, क्योंकि देखो ये सिंपली प्लेन वेव सोल्यूशन है फॉर अ फ्री पार्टिकल है, क्योंकि देखो उसमें कोई पोटेंशियल नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में आप अगर छोटी जो आपने क्वांटम मैकेनिक्स की क्लासेस पढ़ी हैं, अब देखें कि जब इस तरह का फ्री पार्टिकल होता है तो उसका जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होता है वो 1/2 पाई होता है। किसी एक डायमेंशन में आप ले रहे हो, क्योंकि आपके हमारे पास 3 डायमेंशन हैं, राइट। क्योंकि ये जो डेल ऑपरेटर है, हमें बता रहा है कि इसमें एक्स वाई जेड तीनों डेरिवेटिव्स हैं ना, तो फिर आपको तीनों डायमेंशंस के अंदर आपको जो है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या हाँ यकीनी तौर पर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और आपके पास 1/2 पाई का फैक्टर आएगा, ठीक है ना। और अगेन आप अगर गौर करें तो ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है एक्स वाई और जेड का, यानी कि के एक्स के वाई के जेड, कैपिटल आर लिखा हुआ है ना। कैपिटल आर बेसिकली क्या चीज़ है, अभी हमने देखा है जो जो सेंटर ऑफ मास पे इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो फॉर एग्जांपल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ऐसे ही होंगे ना। तो जब आप ये तीनों वेव फंक्शन जो 3 मुख्तलिफ डायमेंशन 3
तीन एक्सिस के से रिलेटेड हैं, या ये कहें तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड से रिलेटेड हैं, हम उनको एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं ना। अभी जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा, तो देखिए ये हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। अगर हमारे पास तीन वेव फंक्शन हो एक्स वाई जेड के लिए, तो हम उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो प्रोडक्ट फॉर्म में जब आप लिख रहे हैं, आपको मालूम है कि जो पावर्स हैं वो ऐड होती हैं, तो वो आपने ऐड करके तो लिखी हैं, और जो नीचे मल्टीप्लाइंग फैक्टर हैं वो तो जस्ट मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो आपने मल्टीप्लाई करके लिख दी। इसने बस सोफिस्टिकेशन दिखाई है, इसको उठा के ऊपर ले गया, तो उसने -3/2 लिख दिया, लेकिन असल में तो यही टर्म लिखी हुई है ना, 1/√2 पाई की पावर 3। ऐसा ही है ना? जी सर, ऐसा ही है। तो फिर आई मीन बेसिकली ये बात है। ऑलराइट, तो अब देखिए कि ये हमने जो प्रोटॉन से रिलेटेड फिजिक्स थी वो बहरहाल बस यहाँ तक थी, क्योंकि प्रोटॉन अपनी जगह से हम ऑलमोस्ट ये समझते हैं कि वो स्टेशनरी है, और उसकी वजह देखिए बहुत सिंपल है। ये ऐसा ही है कि जैसे सूरज और ज़मीन का मामला है कि घूमने को तो सूरज भी घूम रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। इसकी वजह ये है कि जब आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम या सॉरी सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट निकालते हैं, और इसी फॉर्मूले से निकालेंगे जो कि अभी आपने यहाँ पे देखा है, ये वाला जो है, ठीक है, ये जो फार्मूला है, इसके ज़रिए से जब आप सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो वो तकरीबन सूरज की जो सरफेस है उसके ऊपर या उसके अंदर जाके बनते हैं, क्योंकि सूरज का मास बहुत बड़ा है ना ज़मीन के मुकाबले में। तो ज़मीन का मास तकरीबन 100 गुना छोटा है सूरज के मुकाबले में। तो जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट निकलता है वो ज़मीन और सूरज के जो सिस्टम में, वो तकरीबन सूरज के सरफेस पे निकलता है। तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली गुड टू से दैट कि ज़मीन सूरज की गिर्द घूम रही है। तो बिल्कुल यही केस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मुकाबले में तकरीबन 1836 गुना 1836 टाइम्स जो है वो लाइटर है। तो जब आप इसका सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो तकरीबन प्रोटॉन के पास ही निकलेंगे जाके, ठीक है। यानी कि आप अगर जो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है, इसका आप सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट निकालें, ठीक है, तो अगर दोनों के मैसेज बराबर होते तो वो कहीं सेंटर में निकलता, लेकिन चूंकि ये प्रोटॉन इसके मुकाबले में बहुत हैवी है, तो ये कोऑर्डिनेट जो है कैपिटल आर, वो तकरीबन यहाँ पर निकलता है, बहुत करीब है प्रोटॉन के। तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट टू से कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के गिर्द घूम रहा है। हमने उस टू बॉडी प्रॉब्लम को एक तरह से वन बॉडी प्रॉब्लम में इसमें चेंज किया है, लेकिन साथ साथ इफेक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो हैं, जो जहाँ से कि हम ये कह सकते हैं कि हमें बेशतर मोशन दिखाई दे रहा है, तो वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का है प्रोटॉन के मुकाबले। प्रोटॉन में हम एक्स्ट्रा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखेंगे जो कि इसकी स्पिन से आ रही है, वो फिर हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके, तो अब सारी फिजिक्स हमारी जो होगी वो रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स स्मॉल आर के हवाले से होगी, क्योंकि जो कि बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है अराउंड द सेंटर ऑफ मास, समझ लीजिए, उसके अराउंड जो मोशन हो रहा है उसको जाहिर करेगी। तो अगेन देखिए, जो जो एंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं उनको डील करना निस्बतन आसान होता है। जो रेडियल कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमेशा हमें जो है टफ टाइम देते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि जो हमारे पास रेडियल कोऑर्डिनेट्स थे, जो रेडियल इक्वेशन थी, तो उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। तो इसकी अपनी दफ़ा भी ऐसा ही है हमें हाइड्रोजन एटम में, कि जो रेडियल वेव इक्वेशन है वो हमें जो है सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये एग्जैक्टली वैसी इक्वेशन लिखी हुई है जो हमने इससे पहले जो हम पढ़ते रहे टॉपिक्स, उसमें हमने रेडियल वेव इक्वेशन हमें ड्राइव की थी। तो ये एग्जैक्टली वही तरीका है, बस वहाँ पे एम जो था उसकी जगह अब यहाँ म्यू आ गया है, यानी कि रिड्यूस मैस आ गया है। पोटेंशियल हम सिर्फ वी लिख रहे थे, लेकिन अब की दफ़ा हमें पोटेंशियल की वैल्यू पता है, तो हमने E² कर दिया CGS सिस्टम के अंदर, सिंपल रखा है। और बकिया ये आपको पता है एंगुलर मोशन से रिलेटेड टर्म्स आती है। तो बेसिकली रेडियल इक्वेशन लिखी हुई है। और ये जो U जो है वो अगेन जैसे हमने पहले देखा था, U ऑफ R इज इक्वल टू स्मॉल r टाइम्स कैपिटल R है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो एक और इसको सॉल्व करने के देखिए
दो तरीके हैं, दो तरीके नहीं बल्कि दो पार्ट्स हैं, आप समझ लीजिए। हम उसका एसिम्प्टोटिक बिहेवियर देखेंगे। उसका तरीका ये है कि हम इसको बहुत स्मॉल वैल्यूज़ के ऊपर आर को देख रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ये दोनों पॉइंट्स हैं वो एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशंस होते हैं। एक एसिम्प्टोट्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ये जहाँ पर एक्स बहुत या तो बहुत छोटा हो रहा हो, यहाँ पे ये जो कर्व है वो एफ है, ये जो वाई एक्सिस के बिल्कुल साथ साथ ऑलमोस्ट पैरेलल चलना शुरू कर दे बट क्रॉस ना करे, तो उसको हम एसिम्प्टोट कहते हैं। इसी तरह अगर ये कर्व एक्स एक्सिस के बिल्कुल साथ साथ चलना शुरू कर दे तो हम उसको भी एसिम्प्टोट कहते हैं। बट लेकिन यहाँ आप देखें इस सूरत हाल में एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, बट जब आप इस तरफ आ रहे हैं तो यहाँ आपके पास एक्स टेंड्स टू जीरो होता है। तो ये वो कंडीशन है जब एक्स टेंड्स टू जीरो है, ठीक है। अब चूंकि एक्स टेंड्स टू जीरो की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाली जो टर्म है वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, जो उससे वो सिर्फ सेकंड कर रही है। उसकी वजह क्या है कि ये 1/r² है, तो ये बहुत तेज़ी के साथ भाग के जीरो की तरफ जा रहा है। तो ये वाली टर्म जो है ये जो ई स्क्वायर और आर वाली टर्म जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रह रही है, ठीक है। और और बिल्कुल इसी तरह ये जो उसकी एनर्जी है वो जो वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो हमारे पास जो इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो टर्म्स बच रही हैं वो सिर्फ ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है जो हमें एक तरह से यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2d² u ओवर dr², तो ये टर्म है, और दूसरी टर्म ये है, ठीक है। और कोई टर्म हमारे पास नहीं बच रही है। ये टर्म तो इसलिए बच रही है क्योंकि ये आर के डेरिवेटिव्स हैं, और ये टर्म इसलिए बच रही है क्योंकि ये जब हम आर को स्मॉल कर रहे हैं तो ये ज़्यादा तेज़ी के साथ इसको जो है जीरो तक लेके जाएगी, क्योंकि राइट। और ये टर्म इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी, इफेक्टिव ये मैं कह रहा हूँ, इफेक्टिव नहीं रहेगी, तो इसलिए ये टर्म नहीं आ रही। तो अब ये जो सिचुएशन है हमारे पास, ऐसे सूरत में हम इसके सॉल्यूशंस जो है वो अज्यूम करते हैं, और वो इस तरह से होते हैं। अभी देखिए ये स्टैंडर्ड मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है ऐसा कि u ऑफ r इज इक्वल टू a इज सम कांस्टेंट टाइम्स r टू द पावर l प्लस 1 और प्लस b टाइम्स r टू द पावर माइनस l, ठीक है। ये हमने एक सोल्यूशन हमने अज्यूम किया है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, सॉरी, फिर हम ये करेंगे कि इस u ऑफ r को उठा के, ठीक है, इसको यहाँ से उठाएंगे और इसको यहाँ के ऊपर पुट कर देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ u है वहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे, और फिर हम जो उसके पावर सीरीज सॉल्यूशंस हैं वो ज़रा देखने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हम जो कोएफिशिएंट्स को जो है वो आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। वेयर a and b are some constants, since u of r vanishes at r equals to 0. The second term r to the power minus l which diverges at r equals to 0 must be discarded, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है, जो ये हमने जर्नल सोल्यूशन लिखा था, तो ये टर्म हमारे काम नहीं आएगी क्योंकि हम स्मॉल आर सोल्यूशन देख रहे हैं। तो ये चूंकि 1/r लिखा, सॉरी यस, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, r की पावर स्मॉल l। जब r टेंड्स टू 0 होगा तो ये वाली टर्म जो है डाइवर्ज करने लगेगी, तो ये टर्म हमारे काम की नहीं है। तो ये वाली जो टर्म है b के साथ वाली टर्म, ये हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक सोल्यूशन बच रहा है अप्रॉक्सीमेटली, तो u ऑफ r इज अप्रॉक्सीमेटली और ऑफ द ऑर्डर ऑफ r r टू द पावर l प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी सूरत में अगर आप देखें तो दूसरी जो उसकी सूरत है अप्रॉक्सीमेशन या एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन की, जो कि ये वाले सॉल्यूशन। अभी हमने ये वाले देखे कि व्हेन r टेंड्स टू 0, अब दूसरा सॉल्यूशन है व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगेन हम इस वाली इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि आप ये वाले सॉल्यूशन देखें कि व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब r टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये दोनों टर्म्स जिसमें कि नीचे r लिखा हुआ है, ये दोनों ही टर्म जो है वो 0 हो जाएंगी, ठीक है ना। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह सिंपल ये है कि व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये टर्म इतनी बड़ी हो जाएंगी कि समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज ऑलमोस्ट 0। तो ये दोनों टर्म्स में गायब हो जाएंगे। तो हमारे पास पहली टर्म
और जो कि बराबर है ई, जो कि बराबर है ई टाइम्स यू आर, तो सिर्फ वो बचेगी जो कि इसमें यहाँ पे आपको दिखाई है जिसमें, राइट। तो अब आपको इस इक्वेशन के आपको जो है सोल्यूशन निकालना है। नो डैट फॉर बाउंड स्टेट सोल्यूशन। अच्छा, अब इसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सोल्यूशन बाउंड ले रहे हैं या अनबाउंड ले रहे हैं। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन एटम एक बाउंडेड सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, so we have to be careful. Note that for bound state solution, which correspond to the state where the electron and proton are bound together, the energy E must be negative. ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ पर भी सिस्टम बाउंडेड होंगे वहाँ पे एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी, ये ख्याल रखिएगा। अनबाउंडेड सिस्टम में एनर्जी पॉजिटिव होती है। Hence the solution to this equation of the form, तो ऐसी सूरत में है जब हमारे पास यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके सोल्यूशन तो एक तरह से नोन है। तो यू ऑफ आर जो है वो अगेन आप इसको प्लेन वेव सोल्यूशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप देखें तो ई टू द पावर प्लस माइनस लैम्डा आर। बस फर्क क्या है, ये मैंने प्लेन वेव आपसे मैंने थोड़ा सा गलत कह दिया, ये प्लेन वेव नहीं है क्योंकि ये ऑसिलेटरी नहीं है, ठीक है। ये हाइपरबॉलिक सॉल्यूशंस हैं बुनियादी तौर पर। ई टू द पावर प्लस लैम्डा आर, आई लगा होता स्मॉल आई यानी कि कॉम्प्लेक्स होते तो फिर ये ऑसिलेटरी होते, लेकिन ये प्लस माइनस है, आई नहीं है इसके अंदर। तो ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं वो हाइपरबॉलिक सॉल्यूशन होते हैं। ये या तो प्लस हैं तो ये इस तरह से जाएंगे ऊपर, या फिर ये माइनस के साथ हैं तो ये नीचे आते हैं। ये साइन वेव की तरह जो ऑसिलेटरी नहीं होते। साइन वेव जो ऑसिलेशन के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे आई लगा हुआ कॉम्प्लेक्स होंगे। और ये जो लैम्डा है वो बेसिकली बराबर है ई टू द पावर सॉरी लैम्डा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 न्यू टाइम्स ये ई चूँकि नेगेटिव में है तो ये माइनस आ गया है ओवर एच पर। ये वैसे ही वही टर्म है, इससे पहले हम उसको स्मॉल के कह रहे थे, इस दफ़ा उसने लैम्डा कह दिया है, तो इट डजंट मैटर, इट इज़ द सेम थिंग। ओनली द माइनस सोल्यूशन इज द फिजिकली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, ठीक है। तो उसने कहा कि जो हमारे पास माइनस सोल्यूशन है वो हमारे पास कारआमद हैं, प्लस वाले नहीं है, क्योंकि अगेन जब आप आर टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो वो बुनियादी तौर पर जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगेंगे। तो हमें डाइवर्जेंस सोल्यूशन नहीं चाहिए, कन्वर्जेंट चाहिए। तो जबकि यहाँ पे अगर माइनस साइन के साथ होंगे तो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा ये सोल्यूशन जो है वो जीरो होते जाएंगे, क्योंकि ये वाली टर्म जो है वो बड़ी होती जाएगी ना, और वो ई की पावर माइनस लैम्डा आर है। तो व्हेन आर टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये टर्म जो है वो जीरो को अप्रोच करेगी, जो कि एक फिजिकली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है। मतलब ऐसे सोल्यूशन नहीं होना चाहिए कि आर बढ़े तो वो वेव फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगे। इसका मतलब है कि वी आर डूइंग समथिंग नॉनसेंस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में ये सोल्यूशन हमारे काम के होंगे, ठीक है। जो प्लस साइन के साथ हैं वो काम के नहीं होंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अभी हमने ये दोनों जो एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन देखे कि व्हेन आर इज स्मॉल सॉरी व्हेन आर टेंड्स टू जीरो तो सोल्यूशन क्या है, एंड व्हेन आर टेंड्स टू इन्फिनिटी तो क्या सोल्यूशन है। तो व्हेन आर टेंड्स टू जीरो उसमें ये सोल्यूशन था, एंड व्हेन आर टेंड्स टू इन्फिनिटी उसमें ये सोल्यूशन था। और एफ ऑफ आर एक फंक्शन के तौर पे हमने यहाँ पे लिख दिया है, एक अननोन फंक्शन है जो कि हम अभी मालूम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन आ गया है। लेकिन ऐसे सूरत हाल में क्या होता है कि एफ ऑफ आर जो है वो इज अ काइंड ऑफ एन अननोन फंक्शन। ये हमें मालूम करना पड़ता है कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, अब हमें करना क्या होगा कि इसको मालूम करने के लिए ये जो हमारे पास 6.13 हमने जो कंबाइंड वेव फंक्शन लिखा 6.133 को इसको उठाएंगे हम, और इसको उठा के अगर अगर क्योंकि सोल्यूशन है तो हमें इसको इसमें डालना पड़ेगा 6.127 में। इससे पहले भी हम जो है वो यही करते रहे हैं। जब ये हम इसको डालेंगे तो हमारे पास अब की दफ़ा 6.127 चेंज होके नए वेरिएबल में यानी कि एफ ऑफ आर के फॉर्म में आएगी, वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। ये अगेन थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, काइंड ऑफ होमवर्क अगेन, कि आप इसको उठाइए,
ये जो यहाँ पर 6.133 है, और इसको उठा के आप 6.127 में पुट करें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास 6.134, इसको आपको देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए आपको पॉपिनियस मेथड या पावर्ड सीरीज सोल्यूशन जो हैं वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। यानी कि एफ ऑफ आर को आपको एज ए सम ऑफ सम सीरीज, जैसे कि एफ ऑफ आर को हमने कहा कि ये सम कांस्टेंट डी के टाइम्स आर के, वेयर के गोस टू और ये सारी टर्म्स जो हैं ये बेसिकली सम हैं, वेयर के गोस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो एफ ऑफ आर को ये मानते हुए हम क्या करते हैं कि इसको उठा के जहाँ जहाँ एफ लिखा हुआ है वहाँ वहाँ उसको पुट कर देते हैं, जो कि आपने मेरे ख्याल से जैसे आप पहले बता रहे थे पिछली क्लास में कि अपने लेक्वायर पॉलिनोमियल वगैरह ये सब चीज़ें नहीं की, लेकिन आपने कम से कम इस तरह के सोल्यूशन को, पावर सीरीज सोल्यूशन तो आपने किए हैं, आपको अंदाज़ा होगा इनको इनके साथ कैसे डील किया जाता है। तो एफ ऑफ आर को उठा के हमने इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ एफ लिखा है वहाँ वहाँ हम उसको पुट करेंगे, और फिर जो सिमिलर कोएफिशिएंट के जो टर्म्स हैं उन्हें हम एक साथ करते चले जाते हैं, जो कि उसने यहाँ पर किया है। ठीक है। तो यहाँ उसने डिफ्रेंसिएशन की है, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक सिंगल डेरिवेटिव्स हैं, और यहाँ पर एक दफ़ा एफ ऑफ आर लिखा है। ठीक है। और फिर आपको देखिए कुछ अलजबरा करना है, और वो जो अलजबरा है उसके सारे स्टेप्स उसने जो है मोर और लेस यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है। अब चूंकि 1 मिनट रह गया है, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। कोई सवाल आप लोगों के जहन में हो, कुछ आप पूछना चाहें तो आप प्लीज़ पूछिए, और फिर हम थोड़ी देर में मैं आपको एक और क्लास का मैं भेज दूंगा लिंक। हाँ पूछिए, क्या पूछना है? सर सर वो जो एक्चुअली सा पूछो। पूछ ले भाई। सर वो जो सा लास्ट होमवर्क दिया था सर, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि एक 2 का सर फर्क आ रहा था सर, वो ये उसका इन्होंने सर कोई सोल्यूशन नहीं। ये अकबर ने कर लिया है, आप अकबर साहब से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक हम्म, है, ओके। हम्म। सर और कोई सर सवाल? एक्चुअली हाँ हाँ। सर सर ये जो समीशन वाला है ये पावर सीरीज द्वारा थोड़ा समझाएंगे सर। विच वन?